हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में सीख लिया था, विभव मापी के मानकीकरण के बारे में सीख लिया था। ये जो वीडियो है अब इसमें अपन पढ़ेंगे, अपना टॉपिक आएगा अपना प्रीकॉशंस, सावधानी, कि जब अपन पोटेंशियोमीटर के साथ काम कर रहे होते हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज में ले रहे होते हैं, तो क्या क्या प्रीकॉशंस हमको रखनी चाहिए, क्या क्या बातें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां हैं जो अपने को बरतनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बेटा, प्रीकॉशंस विद पोटेंशियोमीटर। प्रीकॉशंस विद पोटेंशियोमीटर, ये हेडिंग डालेंगे, प्रीकॉशंस विद पोटेंशियोमीटर। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको अपन विभव मापी का उपयोग करते समय सावधानियां। कि अगर आपको सही रीडिंग चाहिए, अगर आपको बिल्कुल सही वैल्यू निकालनी है ईएमएफ वगैरह की, तो आपको क्या क्या जो प्रीकॉशंस बरतने हैं, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, उसकी अपन बात करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले नंबर की प्रीकॉशंस तो ये होती है, हिंदी में मेरे समझ जाएंगे ना, बता दिया मैंने, प्रीकॉशन मतलब क्या होता है, सावधानी। ठीक, सबसे पहली प्रीकॉशन ये होती है कि अपन डायग्राम बनाते हैं इस तरह से पोटेंशियोमीटर का। चलो आपको डायग्राम के दिमाग में होगा, डायग्राम आपके नोट्स में बना रखा होगा आपने, मैं बिना डायग्राम बताए आपको पहले समझा देता हूँ। पहली प्रीकॉशन ये होती है बेटा कि बैलेंसिंग लेंथ जो हमेशा होती है, बैलेंसिंग लेंथ हमेशा ए पॉइंट से मेजर की जाती है। बैलेंसिंग लेंथ हमेशा ए पॉइंट से मापी जाएगी। ठीक, सेकंड नंबर की बात, सेकंड नंबर देखो, पहली बात क्या है, बैलेंसिंग लेंथ ए से माप, इसका मतलब क्या समझाता हूँ, देखो ध्यान समझना। इस तरह से पोटेंशियोमीटर होता है ए बी, ये होता है ईपी, ये की, ये रियोस्टेट धारा नियंत्रक, ये इस तरह से ये बन गया सेकेंडरी सर्किट, वो प्राइमरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट। ठीक, अब बैलेंसिंग लेंथ क्या होती है, हमने पढ़ा था कि ज्योति को जिस जगह लगाने पर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आता है, उस जगह की जो ये डिस्टेंस होती है एल नोट, जिसको अपन बोलते हैं, इस एल नोट को अपन कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ, इस एल नोट को हम कहते हैं संतुलन लंबाई। अब ये संतुलन लंबाई जो होती है बच्चों, ये हमेशा ए से मापी जाएगी, यहाँ से नहीं, कितना मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ए पॉइंट से ये लंबाई हमेशा मापी जाती है। ये बात अपन ध्यान, ए को अपन जीरो मानते हैं, वो मुझे मानते हैं जीरो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ये इस ए बी वायर का स्ट्रक्चर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी वो इस तरह से थी, ए बी इस तरह से स्ट्रक्चर थी। ठीक, तो वहां पे जीरो मानते हैं, जीरो से फिर ये 10 मीटर तक चला गया, फिर ये 20 मीटर तक हो गया, फिर ये 30 हो गया, फिर ये 40 हो गया, इस तरह सेंटीमीटर वगैरह जो भी है, टोटल 10 मीटर का वायर होता है। तो उस स्ट्रक्चर की भी बात नहीं करता हूं मैं, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप तो ये ध्यान रखिए कि सबसे पहली प्रीकॉशन ये है कि जब हम स्केल से लंबाई माप रहे होते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से मापी जाएगी, ए से हमको मापना, ए से हमको मेजर करना शुरू करना है। तो पहली प्रीकॉशन होती है बेटा, बैलेंसिंग लेंथ हमेशा पॉइंट ए से मापी जाती है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड प्रीकॉशन क्या होती है, सेकंड प्रीकॉशन ये होती है बेटा कि सेकंड प्रीकॉशन ये होती है, जितने भी पॉजिटिव वाले टर्मिनल होते हैं वो सब ए पॉइंट से जुड़े होनी चाहिए। कि हम ये मान के चलते हैं कि करंट जो है वो ए से बी की तरफ फ्लो होगा, तो जितने भी अपन इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, चाहे अपन वहां पे लगाएं, चाहे अपन यहाँ पे लगाएं, चाहे अपन कितने ही लगाएं, ठीक, सब में जो बड़ा डंडा होता है, सब में जो
प्लस वाला होता है जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल होता है, जो उच्च विभव वाला सिरा होता है। तो बेटा वो उच्च विभव वाला सिरा हमेशा कहाँ जुड़ेगा, हमेशा जुड़ता है ए से। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि उच्च विभव वाला सिरा जो होता है, हाई पोटेंशियल वाला जो टर्मिनल होता है वो ए पर जुड़ता है। देखो उसका जो, जैसे अभी इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में आपको दो बैटरी लगी हुई मिलेंगी, ठीक। एक तो ऊपर बैटरी लगी हुई है और नीचे सेल लगा हुआ है, ठीक। तो ऊपर वाले का भी प्लस वाला जो है वो किससे जुड़ा हुआ है बेटा, ए से जुड़ा हुआ है। नीचे वाले का भी जो प्लस वाला है वो किससे जुड़ा हुआ है बेटा, ए से जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन करते हैं तो पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन करते टाइम हमको ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि जितने भी प्लस वाले होते हैं वो किससे जुड़ेंगे, सभी के सभी प्लस वाले ए से जुड़े जाएंगे। कोई पूछ ले भी ऐसा क्यों, तो भी ऐसा इसलिए होता है कि हम क्या करते हैं, हमको ए को रखना होता है हाई पोटेंशियल पर, ताकि करंट जो है वो कहां से कहां फ्लो, करंट ए से बी फ्लो हो। अगर फिर हमने उल्टे सीधे कनेक्शन कर दिए तो भी करंट जो है उसकी डायरेक्शन फिक्स ही नहीं होगी। जो डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छा वर्क नहीं करेगा और जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर आ जाएगी। तो ध्यान रखना। सेकंड प्रीकॉशन क्या है, सभी के सभी प्लस वाले टर्मिनल, सभी के सभी हाई पोटेंशियल टर्मिनल कहां जुड़े होते हैं बेटा, और सभी के सभी ए पॉइंट पर जुड़े हुए होते हैं। थर्ड वाले की बात करते हैं अभी, ठीक। तो ध्यान रखना थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला ये होता है बेटा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे प्राइमरी सेल अपना प्राइमरी ईएमएफ जो होता है, जो बेटा प्राइमरी ईएमएफ होता है, प्राइमरी ईएमएफ हिंदी में बोलना है ना, प्राइमरी ईएमएफ का मतलब क्या है बेटा कि जो ये ऊपर वाला सर्किट है, प्राथमिक परिपथ है, इसमें ऊपर लगी बैटरी वाला ईएमएफ, ठीक। तो प्राइमरी ईएमएफ जो होता है और सेकेंडरी ईएमएफ जो होता है, सेकेंडरी ईएमएफ जो होता है, इनमें रिलेशन क्या होता है, इनमें रिलेशन ये होता है बेटा कि प्राइमरी ईएमएफ जो होता है वो हमेशा सेकेंडरी ईएमएफ से या तो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। या हम ऐसे कह सकते हैं कि सेकेंडरी ईएमएफ जो होता है वो हमेशा प्राइमरी ईएमएफ से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि वहां आपने जो बैटरी लगाई होगी, ठीक, उस बैटरी की जो वोल्टेज है तो यहाँ उस बैटरी से या तो कम की वोल्टेज लगेगी या उस बैटरी की इक्वल वोल्टेज लगेगी। यानी कहने का मतलब ये है प्राइमरी ईएमएफ की वैल्यू सेकेंडरी ईएमएफ से तो ज्यादा होगी, ग्रेटर देन मतलब क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी या क्या होगी, इक्वल। तो प्राइमरी ईएमएफ शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल फॉर सेकेंडरी ईएमएफ। प्राथमिक विद्युत वाहक बल का मान जो होता है वो द्वितीयक विद्युत वाहक बल के मान से बड़ा या बराबर होता है। ऐसा एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया था आपको पिछले 4-5 लेक्चर पहले करवाया शायद मैंने, उस क्वेश्चन में यही पूछा था कि अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा। मतलब मान लो आपने ये वाला जो है वो बड़ा ले लिया तो क्या होगा, तो ये वाला अगर आपने ज्यादा वोल्टेज का ले लिया तो क्या होगा बेटा, तो आप इसको हिलाते रह जाओगे लेकिन आपको बैलेंसिंग पॉइंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आपको जीरो डिफ्लेक्शन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को कि थर्ड प्रीकॉशन ये है कि नीचे हमेशा कम वोल्टेज का या उसके बराबर वोल्टेज का सेल लगाया जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा का लगाएंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे सेकेंडरी ईएमएफ ज्यादा लगा दोगे तो हमको बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे मिलेगी नहीं। इसकी कहानी मैंने जब पढ़ाया था आपको पिछले से लेक्चर उसमें भी शायद समझा रखी थी कि जैसे मान लो 10 वोल्ट का है तो 10 वोल्ट का है तो वो यहाँ से यहाँ तक 10 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट, ये पूरा समझाया था मैंने, 10 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे मान लो 10 वोल्ट फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 पढ़ाया था ना मैंने भी डायग्राम में, याद होगा आपको कि ऊपर मैंने 10 वोल्ट ले ली थी, फिर मैंने ए बी वाले फिर मैंने कहा था कि इसको 10 वोल्ट का है तो भी यहाँ पे 10 तक बढ़ गई, फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6, अब जितना आपका नीचे वाला है उतने पे टच कराओगे तो मान लो चलो आपका 11 या 12 हो गया, तो 11 12 तो उसमें होता ही नहीं है तो टच कहाँ कराएंगे अपन। यानी कहने का मतलब अगर नीचे वाला अपन ज्यादा वोल्टेज का ले लेंगे तो जो अपने को बैलेंसिंग लेंथ है, संतुलन लंबाई, वो अपने कभी भी नहीं मिलेगी। फोर्थ वाला देखते हैं अभी। फोर्थ वाला है कि ज्यादा देर तक करंट जो है वो अपने को इसमें फ्लो नहीं करवाना चाहिए कभी भी, कि ये जो वायर है इसमें कभी भी ज्यादा देर तक करंट फ्लो करवाना नहीं चाहिए, जब जरूरत हो तब ही प्लग लगा के
करंट का ऑन करना चाहिए, नहीं तो स्विच को हमेशा ऑफ रखना चाहिए। क्यों भी क्वेश्चन आता है कि ज्यादा देर तक करंट फ्लो करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक करंट फ्लो करवाओगे आप, कि अगर इस वायर में, इस तार में आप बहुत ज्यादा देर तक करंट फ्लो करवाओगे तो क्या होगा बेटा, तो इस वायर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और ये गर्म हो जाएगा, और ये गर्म हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, इसका रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध बदल जाएगा, और वो बदल जाएगा तो क्या होगा बेटा, वो बदल जाएगा तो x की वैल्यू यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता बदल जाएगी, ठीक, और वो बदल जाएगी तो फिर अपनी रीडिंग जो है वो सही नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, ज्यादा देर तक कभी भी करंट फ्लो नहीं करवाते हैं। ये चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटा कि x की जो वैल्यू होती है, x की जो वैल्यू होती है ये हमेशा क्या रखते हैं अपन, फिक्स रखते हैं। x की जो वैल्यू होती है क्या रखते हैं बेटा, हमेशा अपन फिक्स रखते हैं। x मतलब याद है ना आपको, x मतलब क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, इसका मान हमेशा फिक्स रखा जाता है। फिक्स को रखते हैं भी कि इसका मान फिक्स इसलिए रखते हैं कि आप तो एक फॉर्मूला याद रखो कि हमारे इसमें हर फॉर्मूला यही है, E = XL, x फिक्स होता है, जिसका भी अपने को E निकालना होता है उसके लिए अपन जोकी को हिला के लेंथ निकाल लेते हैं कि भी कितनी लंबाई पर बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है अपने को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, E मिल जाता है, तो x हमेशा फिक्स होता है, ठीक। तो एक बात और क्वेश्चन बन सकता है कभी कभी कि जैसे मान लो हमने x निकाल दिया, तो x कैसे निकालते हैं, x निकालते हैं मानकीकरण करके, स्टैंडर्डाइजेशन करके अपन x निकाल लेते हैं। तो अगर अपने x निकाल लिया तो x निकालने के बाद प्राइमरी सर्किट को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छेड़ना चाहिए भी कि x जो है वो बहुत सारे x डिपेंड करता है, EP पर भी डिपेंड करता है, L पर भी डिपेंड करता है, R पर, रो पर, ठीक, इन सब पर डिपेंड करता है। अगर आपने इसको छेड़ दिया, इसको छेड़ दिया, तो आपने किसी को भी चेंज कर दिया तो x चेंज हो जाएगा, x चेंज हो जाएगा तो फिर वो वैल्यू जो है वो आपकी बिल्कुल सही नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना, हम हर उस चीज को हमेशा जैसे जोकी को घिसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसको ज्यादा टाइटली चलाएंगे, घिसेंगे तो रेडियस बदल जाएगी, त्रिज्या बदल जाएगी, वो बदल जाएगी तो x बदल जाएगा, x बदल जाएगा तो रीडिंग सही नहीं आएगी। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखो कि ऐसा कोई भी काम कभी भी नहीं किया जाता है जिससे x पे कुछ फर्क पड़े। x पे अगर फर्क पड़ गया तो रीडिंग में गलती आ जाएगी, ठीक। और इसीलिए हम ज्यादा देर तक करंट नहीं चलाते, इसमें ज्यादा करंट जाएगा, गर्म हो जाएगा वायर, गर्म हो जाएगा वायर तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ये बदल जाएगा तो x बदल जाएगा। तो ये चार बातें जो है ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बात भी एक बात ऐसे और कह सकते हैं अपन, पांचवा, कि जोकी को जो है वो ज्यादा तेज जो है, ज्यादा टाइटली स्लाइड नहीं करना चाहिए। ये जो जोकी आएगी अपने पास, जोकी को ज्यादा तेज स्लाइड नहीं करना चाहिए। कोई बात तेज स्लाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा, वायर का जो मोटाई है वो ज्यादा, कहीं से ज्यादा कहीं से कम हो जाएगी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदल जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे कोई बात x बदल जाएगा, x बदलने से रीडिंग नहीं आएगी। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, x कभी बदलना नहीं चाहिए, x हमेशा क्या रहना चाहिए, फिक्स। फिक्स रहने का मेरा मतलब क्या है, फिक्स रहने का मेरा मतलब ये है कि आपने x एक बार निकाल लिया ना, तो निकालने के बाद अब यही कुछ करोगे, जो भी करोगे आप यही का सामान छेड़ोगे, आप ऊपर का सामान बिल्कुल भी छेड़ोगे आप, ये ठीक। और ये ध्यान रखना, x बदल गया तो क्या होगा, तो रीडिंग सही है, रीडिंग में कुछ गलती आ जाएगी, क्योंकि x का बहुत है ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, E = XL। तो ये भी 5 जो है प्रीकॉशंस आपको याद रखने हैं। एक बार और समझा देता हूं मैं, 5 प्रीकॉशंस कौन कौन से हैं। पहला प्रीकॉशन क्या है बेटा, पहला प्रीकॉशन है कि बैलेंसिंग लेंथ जो होती है, संतुलन लंबाई जो होती है वो हमेशा a से मापी जाती है, तो a से उसका अपने को मेजरमेंट करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है, जितने भी प्लस वाले होते हैं वो सारे कहाँ जुड़ते हैं, वो सारे a पे जुड़ते हैं। तीसरा है बेटा, प्राइमरी EMF जो होता है ऊपर वाला वो ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए सेकेंडरी वाले से, नहीं तो बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगी। चौथा है बेटा, ज्यादा देर करंट आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, वायर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, जिससे x चेंज हो जाएगा। और पांचवा है, ज्यादा टाइटली जोकी को यहाँ पे नहीं खींचना चाहिए, इससे क्या होगा, इसका एरिया बदल जाएगा, और एरिया बदल जाएगा तो x बदल जाएगा, जिससे सही रीडिंग नहीं आएगी, ठीक। हेडिंग डालो, लिखवा देता हूँ एक बार, हेडिंग डालिए, एक बात जो है वो लिखवा देता हूँ मैं।
पहले हेडिंग डाल दो सब बच्चे हिंदी लिखने वाले, प्रिकॉशंस विद पोटेंशियोमीटर। लिखिए, पहला लिखिए बैलेंसिंग लेंथ, पहले इंग्लिश में पहले बच्चे लिख लो, पहला पॉइंट नंबर वन डालेंगे, बैलेंसिंग लेंथ शुड बी कैलकुलेटेड, बैलेंसिंग लेंथ शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉइंट ए, बैलेंसिंग लेंथ शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉइंट ए। पहला हिंदी में वाले बच्चे लिखिए संतुलन लंबाई सदैव, संतुलन लंबाई सदैव बिंदु ए से मापी जाती है, बिंदु ए से मापी जाती है। ठीक है भी। सेकंड लिखिए इंग्लिश में वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेकंड नंबर पे लिखिए भी ऑल द हाई पोटेंशियल टर्मिनल, ऑल द हाई पोटेंशियल टर्मिनल, ब्रैकेट में लिख लो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल क्या लिखा अभी आपने, ऑल द हाई पोटेंशियल टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड, शुड बी कनेक्टेड एट पॉइंट ए, शुड बी कनेक्टेड एट पॉइंट ए, शुड बी कनेक्टेड एट पॉइंट ए। लिख लीजिए हिंदी में वाले बच्चे उच्च विभव वाले सभी टर्मिनल, उच्च विभव वाले सभी टर्मिनल, बैग में लिख लो प्लस वाले पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव सिरे सदैव बिंदु ए से जोड़े जाने चाहिए, सदैव बिंदु ए से जोड़े जाने चाहिए। तीसरा लिखिए लिखने वाले बच्चे ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सर्किट, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सर्किट शुड बी greater than or equal, should be greater than or equal, should be greater than or equal क्या आएगा अभी, should be greater than or equal of secondary EMF, नहीं ऐसे लिखो should be primary EMF should be greater than or equal to secondary EMF, to secondary EMF ऐसे लिख लो। और बाकी चार ये वाली बात लिख लो इस तरह से, ये आपको दिक्कत नहीं हो, देन लिख के ये बड़ा स्टेप लिख लो, समझ जाओ आप ये बात लिखो कि प्राइमरी EMF सेकेंडरी EMF से बड़ा ज़्यादा होना चाहिए, इस तरह से बराबर होना चाहिए, ये लिख लो। लिखो हिंदी में वाला लिखिए प्राथमिक परिपथ का विद्युत वाहक बल, चाहे EMF लिख लो आप भी, प्राथमिक परिपथ का EMF, प्राथमिक परिपथ का EMF द्वितीयक परिपथ के EMF से, द्वितीयक परिपथ के EMF से अधिक या बराबर होना चाहिए, अधिक या बराबर होना चाहिए। फिर हिंदी में ये लिख लेना, बात लिख लेना, यह आ जाएगा प्राथमिक EMF ग्रेटर देन इक्वल द्वितीयक EMF, ये बात समझ लेना, ठीक है ना। ठीक, तो इसमें और लिख लो आप, इसके ऐसा क्यों होना चाहिए लिख लो, दिस इज बिकॉज if secondary EMF is greater than primary EMF, if secondary EMF is greater than primary EMF, then zero deflection will not be found, then zero deflection will not be found। ठीक, लिख लो, लिख लो कि यदि ऐसा नहीं होगा,
यदि ऐसा नहीं होगा, इसी में चल रहा है, यदि ऐसा नहीं होगा तो शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त नहीं होगा। ठीक। फोर्थ प्रीकॉशन लिखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। करंट शुड नॉट पासिंग थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर फॉर लॉन्ग टाइम, otherwise temperature of wire will change, so potential gradient will also change. आगे लिख लो इसमें, आगे लिखिए थोड़ा, नहीं आगे पहले हिंदी में लिखना, हिंदी में पहले लिखो कि विभव मापी के तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं की जानी चाहिए। विभव मापी के तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा शून्य विक्षेप नहीं, हाँ अन्यथा तार का तापमान बदलने के कारण विभव प्रवणता भी परिवर्तित हो जाएगी। कितने हो गए बेटा? 4 लिखवा दिया ना, 5वां लिखो, 5वां लिख लो, इंग्लिश मीडियम लिख लो 5वां कि जो कि शुड नॉट स्लाइड टाइटली ऑन वायर, otherwise cross sectional area of wire will change, so potential gradient will also change. हिंदी मीडियम में लिख लो, विसर्पी कुंजी को विभव मापी के तार पर अधिक रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाएगा, जिससे विभव प्रवणता भी परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है अभी? वो तो हुई सारी क्या सावधानियां, प्रिकॉशंस। अब हेडिंग डाल दो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, हेडिंग डाल दो बेटा सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी की सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी की सुग्राह्यता। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी की सुग्राह्यता।
समझते हैं बेटा क्या होती है सेंसिटिविटी, क्या होती है सुग्राह्यता। कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी विद्युत उपकरण सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा सुग्राही हो, इस चीज का मतलब ये होता है कि वो कम से कम वैल्यू को भी मालूम कर सके, कम से कम वैल्यू का भी अपने को नॉलेज दे सके। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है या कोई टेस्टर है, कोई टेस्टर मान लो, उस टेस्टर का काम है कि जहां टच करोगे वहां उसमें लाइट जल जाएगी और लाइट जलते ही पता लग जाएगा कि भी जहां पे टच किया वहां करंट आया है। अब मान लो कि इस जगह अपने पास में पूरे बोर्ड पे करंट फैला हुआ है, दो बच्चे थे, दो बच्चों को मैंने कहा जाओ भी बाजार जाके टेस्टर लेके आओ। दोनों बच्चे गए, दोनों एक टेस्टर ले आए। मैंने पहले बच्चे का टेस्टर लिया, टच किया और उस टेस्टर की लाइट नहीं जली, उस टेस्टर लाइट नहीं जली। और जैसे ही लाइट नहीं चली तो हमने सबने क्या सोचा कि भी लाइट नहीं चली, इसका मतलब इस पर करंट नहीं है। और जैसे ही मैंने उसको हटा के एक दूसरे बच्चे का हाथ उस पर लगवाया, या मान लो मैंने उस पर हाथ लगाया, तो हाथ आते क्या हुआ, झटका लगा। और झटका लगा तो मैंने तुरंत उस बच्चे के जो टेस्टर लेके आया उसके, कैसे टेस्टर लेके आया, तेरे में लाइट जली नहीं, जब ये करंट आ रहा था। वो बच्चा गुस्से में आ गया, वो टेस्टर लेके गया उस दुकान पे जहां से वो टेस्टर खरीदा था, और दुकानदार पे जाके एक और, कैसा टेस्टर है तेरा, करंट आ रहा था इसने बताया नहीं। दुकानदार ने कहा मेरा टेस्टर तो 11,000 वोल्ट करंट को ही बताएगा, उससे कम करंट को नहीं बताएगा। तो वो टेस्टर सेंसिटिव नहीं हुआ। कोई भी टेस्टर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव होने का मतलब क्या है, थोड़ा सा कम से कम करंट है उसको भी बता दे। जैसे मोबाइल में बैटरी में करंट होता है तो कई बार अपन सिंपल फील नहीं कर पाते, लेकिन दुकानदार के पास होते हैं तो वो टच कराता है, सुई मिल जाती है। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, सेंसिटिव सुग्राह्य मतलब कम से कम वैल्यू भी चेक कर ले। पोटेंशियोमीटर की सुग्राह्यता, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियोमीटर कम से कम वोल्टेज भी माप ले, पोटेंशियोमीटर कम से कम वोल्टेज भी माप ले। तो सुग्राह्यता में समझ में आ गई कि कोई भी चीज, सुग्राह्यता मतलब क्या है कि वो कम से कम वोल्टेज अगर माप पा रहा है वो ज्यादा सुग्राह्य माना जाता है। मेरे पास दो पोटेंशियोमीटर है बेटा, पहले समझ गए मतलब क्या है, सेंसिटिविटी मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट कम से कम वैल्यू को भी रीड कर लेता है, कम से कम वैल्यू के लिए भी रीडिंग दे देता है, उस इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास मान लीजिए दो पोटेंशियोमीटर हैं। अब इन दो पोटेंशियोमीटर में एक पोटेंशियोमीटर तो कहता है कि मैं तो केवल 4 वोल्ट तक की वैल्यू मेजर करूंगा, 4 वोल्ट से कम मैं नहीं बताऊंगा, 4 वोल्ट से कम मैं नहीं बताऊंगा। एक पोटेंशियोमीटर कह रहा है मेरे लिए तो चाहे तुम 0.1 वोल्ट ले आओ, मैं तो 0.1 वोल्ट को भी मेजर कर दूंगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कौन सा पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, जो पोटेंशियोमीटर 0.1 को मेजर कर पा रहा है वो ज्यादा सेंसिटिव। तो कम से कम वोल्टेज को भी जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाता है उसे ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा सुग्राही कहा जाता है। और समझाता हूं एग्जांपल, दो बच्चे हैं, हमने दोनों बच्चों को एक जैसे होता है ना जिसपे वो बनती है बाजार में टिकिया बनती है, तवा होता है उस पर टिकिया बनाते हैं, हमने दोनों बच्चों को गरम गरम उसमें बैठा दिया। एक बच्चा तो तुरंत उछल के कूद के उठ गया, अरे सर गरम गरम, दूसरा तब भी बैठा है। तो दूसरा बच्चा समझदार नहीं, हम ये बोलेंगे दूसरे बच्चे की सेंसिटिविटी बहुत कम है, उसको सेंसिटिविटी ही नहीं है, वो फील ही नहीं कर पा रहा। आ रही है बात समझ में? तो जो हर चीज को कम से कम वैल्यू को भी फील कर ले वो तो ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये सेंसिटिव बात है, हमें पहले पता होना चाहिए सेंसिटिविटी क्या होती है। वो मैं आपको समझा चुका हूं कि कम से कम वोल्टेज को भी वैल्यू को जो मेजर कर पा रहा है वो ज्यादा सेंसिटिव कहलाता है, ज्यादा सुग्राह्य कहलाता है। अब अपन
वैल्यू मतलब पोटेंशियोमीटर में बहुत बड़ा वायर होता है, पोटेंशियोमीटर में बहुत बड़ा वायर होता है, बहुत बड़ा तार होता है, 10 मीटर लंबा अपन लेके चलते हैं, लगभग कम से कम 10 मीटर तो होता ही होता है, 10 मीटर। अब अपने को एक बात और पता है कि प्राइमरी में ऊपर अपन ने जितना ईएमएफ मान लो 10 वोल्ट का लगाया, तो सेकेंडरी में ज्यादा से ज्यादा 10 वोल्ट मेजर करेगा वो, और कम से कम 1 मीटर पे कितना आता है, 1 मीटर पे आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पता है ना अपने को। जैसे मान लो अपन कहते हैं कि L लेंथ पे आया EP, पढ़ा है ना अपन ने, L लेंथ कितना वोल्टेज आया EP, 1 पे कितना आया EP अपॉन L, तो X होता है EP अपॉन L, ये X का फॉर्मूला होता है, X होता है EP अपॉन L, तो X होता है बेटा EP अपॉन L। अब X का मतलब EP अपॉन मतलब ये होता है 1 मीटर पे, कि 1 मीटर पे जो भी टच करोगे इतना वोल्टेज आएगा, कि एक अपने पास पोटेंशियोमीटर है जो 1 मीटर पे मान लो मेजर करता है 10 वोल्ट, एक दूसरा पोटेंशियोमीटर है जो 1 मीटर पे मान लो मेजर करता है 2 वोल्ट। आ रही है बात? एक वोल्ट पोटेंशियोमीटर तो कैसा है, मैं कह रहा हूं 2 पोटेंशियोमीटर हैं, एक पोटेंशियोमीटर 1 मीटर पे 10 वोल्ट मेजर करता है। पहले तो आपको इसमें जो नहीं बेटा सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, कि कम से कम वोल्टेज मेजर कर लेना, मतलब ज्यादा सेंसिटिविटी। पहले तो ये बात समझो आप, कम से कम वोल्टेज माप ली तो ज्यादा सेंसिटिविटी। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, कि एक 2 पोटेंशियोमीटर हैं, एक पोटेंशियोमीटर तो 1 मीटर की 10 वोल्ट देता है रीडिंग, दूसरा पोटेंशियोमीटर 1 मीटर की 2 वोल्ट ले रहा है रीडिंग। 1 मीटर मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि एक का x का वैल्यू तो कितना है बेटा 2, एक का x का वैल्यू कितना है बेटा 10, एक का 10 है एक का 2 है, किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो जिसके लिए आप क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं, 2 पोटेंशियोमीटर हैं, 2 विभवमापी हैं, उनके लिए आपको x का वैल्यू बता दिया कि एक का x तो है 2, एक का x है 10, बताओ कौन ज्यादा सेंसिटिव, कैसे बताओगे, जिसका x कम वो ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिविटी मतलब कम x, जिसके x कम, जिसका x कम वो ज्यादा सेंसिटिव, किसका x कम 2 वाले का, तो ये क्या होगा बेटा ज्यादा सेंसिटिव। ठीक है बात। आप तो सिंपल सी कहानी एक समझ के चलो बेटा, सिंपल सी एक कहानी क्या समझ चलो आप, कि जो पोटेंशियोमीटर कम से कम वोल्टेज मेजर कर ले वो ज्यादा सेंसिटिव, और ज्यादा सेंसिटिव मतलब उसका कम x, यानी सीधी सी बात है x को कम करो सेंसिटिविटी बढ़ाओ, ये बात है, x को कम करो सेंसिटिविटी बढ़ाओ। ठीक, अगर आपको किसी पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी ज्यादा करना है, सुग्राह्यता ज्यादा करना है, तो आप क्या करो, उसका x कम कर दो, उसका पोटेंशियल कम कर दो, उस विभव बल कम कर दो। लिखते हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। हेडिंग डाल दो पहले, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर लिखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए, ए पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव, ए पोटेंशियोमीटर इज सेंसिटिव, a potentiometer is sensitive if it is capable, if it is capable, if it is capable in measuring very small potential difference, if it is capable in measuring very small potential difference। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, एक विभव मापी
अधिक सुग्राही तब होता है, अधिक सुग्राही तब होता है जब वह विभवांतर के बहुत अल्प मान को भी, बहुत कम मान को भी माप सकता है, माप सकता है। तो ध्यान रखना बेटा, ये बात बताई मैंने कि कम से कम वैल्यू को भी माप रहा है, वो ज्यादा सेंसिटिव कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी increased the sensitivity of potentiometer can be increased by decreasing its potential gradient, हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखे, विभव मापी की सुग्राहिता को, विभव प्रवणता का मान कम करके बढ़ाया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिए, मैंने x को कम करो तो क्या हो जाएगी बेटा, सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बात, लिख लिया इतना। अब अपन देखते हैं, ये तो बड़ा सिंपल बात बता दी मैंने आपको बता दी सेंसिटिविटी कैसे बढ़ती है। सेंसिटिविटी बढ़ानी है, x कम करो, आपने बढ़ाया बेटा x इक्वल होता है किसके, EP/L के, IR/L के, यही तो होता है। तो x को आपको कम करना है। अगर आपको सेंसिटिविटी को ज्यादा करना है तो x को कम करना पड़ेगा। x कम कब होगा बेटा, जब लेंथ क्या हो, कम हो, नहीं लेंथ क्या हो, ज्यादा हो। लेंथ तो हो जाए ज्यादा, अरे L के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, L ज्यादा होगा तो x कम हो जाएगी, और I का क्या पड़ेगा, I कर दो कम, R कर दो कम। जितने फैक्टर है सबको आप हैंडल कर लो खुद, मैं दो बता रहा हूँ। L को बढ़ाओगे तो x कम हो जाएगा, I को कम करोगे तो x कम हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी। लिखो, एक लाइन लिखना, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय फॉलोइंग मेथड, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय फॉलोइंग मेथड, सुग्राहिता को निम्न विधियों से बढ़ा सकते हैं, सुग्राहिता को निम्न विधियों से बढ़ा सकते हैं। ऐसे लिखना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कितने तरीके बढ़ाने के, लिख दो, एक दो तरीके लिख दो, आप लिख दो एक आध तरीके। अरे लिख दोगे ना, लिख दो, हिंदी में लिख लो पहले। विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर, पहले लिख लो विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर। दूसरा लिख लो विभव मापी में धारा का मान कम करके। पहले लिखोगे विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाकर, दूसरा लिख लो विभव मापी में धारा का मान कम करके। इंग्लिश में लिख लो बाय डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, बाय डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ये लिख लो बाय डिक्रीजिंग, नहीं एक मिनट रुको, इंक्रीजिंग आएगा बाबू, इंक्रीजिंग लेंथ तो इंक्रीजिंग, ऐसे लिखो बाय इंक्रीजिंग लेंथ में लिखना, बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। दूसरा लिख लेना बाय डिक्रीजिंग करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, बाय डिक्रीजिंग करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये दो स्थिति है, कंडीशन है। L को ज्यादा करोगे, I को कम करोगे, दोनों ही कंडीशन में x कम हो जाएगा, और x कम हो जाएगा सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक, समझ गए दोनों मीडियम वाले बच्चे। तो ये सारी कहानी अपनी किसकी हुई, सेंसिटिविटी की कहानी बाबुओं खत्म हुई। ठीक, करो कंप्लीट। आगे देखो, लास्ट हेडिंग आती है चैप्टर की अपनी, लास्ट हेडिंग आ गई। अभी तो खैर बहुत बड़ा बच रहा है,
लेकिन हेडिंग लास्ट है, लेकिन बच बहुत रहा है अभी, मत सोचना खत्म हो गया अभी। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभवमापी के अनुप्रयोग, विभवमापी के अनुप्रयोग लिखो। 4-5 अनुप्रयोग है, 5 एप्लीकेशन है। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना या आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, ये पहला है। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। दूसरा लिखो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स, 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, ये दूसरा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल। तीसरा लिखो मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। चौथा लिखो कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर का अंशांकन या इसको अंश शोधन भी कहते हैं। और ये आ जाएगा एमीटर का अंशांकन या अंश शोधन। जिन्होंने अभी तक ढंग से मेहनत नहीं करी उनको पता चलेगा मेहनत क्या होती है। ये है सारे खतरनाक अपने आप में पॉइंट, तो अब आएंगे ढंग से पढ़ो प्रैक्टिकल के सारे शानदार पॉइंट। क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन आया। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, ये 5 एप्लीकेशन है लिखी हुई है तुम्हारे सामने, सबके सामने 5, एक एक करके पढ़ाऊंगा सारी नंबर वाइज, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 10-15 मिनट की, 10-15 मिनट की, 10-15 मिनट की, 10-15 मिनट ऐसे। 5 में से एक बात यहाँ दे देता हूँ मैं, ये 3 पे ही क्वेश्चन बनता है अधिकतर, 3 ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 3 पे आता है, इन 2 पे चांस कम होता है। तो पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे आपको। हाँ बता दी मैंने, 3 इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 इंग्लिश लिख लेना, फिर एक एक करके सारी मैं कर रहा हूँ, नोट करो 5 हो गया, फिर कर रहा हूँ। हाँ भाई तो स्टार्ट करते हैं। पहली एप्लीकेशन नंबर 1 एप्लीकेशन, फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे है डिटर्मिनेशन ऑफ
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। ये है पहली, हिंदी में बोले सर, हिंदी में प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, ज्ञात करना। ये है पहला एप्लीकेशन जिसमें हमको क्या करना है, हमको प्राइमरी सेल का ईएमएफ निकालना होता है। प्राइमरी सेल का ईएमएफ निकालना होता है। कैसे निकालते हैं प्राइमरी सेल का ईएमएफ, समझाता हूं। पोटेंशियोमीटर तो बनाना आना चाहिए, पहले ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्रानुसार सर्किट डायग्राम आपको आना ही आना चाहिए रे बच्चों। देखो कैसे ये होता है प्राइमरी सर्किट ए बी, और ये अपना ईपी, ये की, ये धारा नियंत्रक रियोस्टेट। ठीक, ये होता है। अब ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। ये सेल, ये बैटरी प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी इसलिए कहलाती है क्योंकि सर्किट का नाम प्राइमरी सर्किट होता है और इस सर्किट में ये लगी हुई होती है। इस सेल को, इस बैटरी को हम प्राथमिक परिपथ में लगा हुआ होने के कारण प्राइमरी सेल में लगा होने के कारण बोलते हैं प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी सेल लगा होता है। एक चीज आपको ये भी सीखनी है कि आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये चीज कि सेल होते हैं दो तरह के, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। प्राइमरी यानी प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जिनको हम एक ही बार काम में ले सकते हैं। काम में लो फेंको, वो प्राइमरी। सेकेंडरी, काम में लो फेंको मत, चार्ज कर लो, वापस काम में ले लो, वापस चार्ज कर लो, वापस काम में ले लो। तो सेल दो तरह के होते हैं। एक सेल तो कौन सा, जिसको काम में लेके फेंक देते हैं, घड़ी का सेल काम में लिया फेंका, प्राइमरी। मोबाइल की बैटरी काम में ली चार्ज करी, काम में ली चार्ज करी, सेकेंडरी। केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। तो ये वो वाला प्राइमरी सेल है, केमिस्ट्री वाला प्राइमरी सेल, मतलब काम में लिया फेंको, काम में लिया फेंको। उसका अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है उसका अपने को? इंटरनल रेजिस्टेंस। जो भी चीज अपने को कुछ करनी होती है वो करते हैं अपन सेकंड सर्किट में करते हैं, नीचे वाले करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले उस सेल को अपने यहां लगा देते हैं इससे। ये कौन सा सेल है? अरे बच्चों कौन सा सेल है ये? बच्चों ये वो सेल है जिसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? छोटे आर से। इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? छोटे आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर। तो ये सेल है, इसका ईएमएफ मान लो ई है। इस सेल का अपने को स्मॉल आर निकालना है, छोटा आर निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, ये निकालना है। कैसे निकालते हैं इसको यहां लगा दो। एक इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां लगाओ एक रेजिस्टेंस बॉक्स, एक की। कनेक्शन सिखा रहा हूं करना, डायग्राम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टोटल 5 एप्लीकेशन है, पांचों पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके किसको कैसे जोड़ना है, किसको पहले कौन सा स्विच दबाना है, कौन सा स्विच पहले दबाना है, कौन सा बाद में दबाना है, कैसे दबाना है, कैसे नहीं दबाना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर करना पड़ेगा प्रैक्टिस, तब जाके होंगे याद। ये ऐसे ही नहीं, हाँ दिखता आसान है ये। अरे दिखता आसान, बनाने से फटाफट ये ऐसे खुद बनाएंगे ना तो पता लगता है। हाँ
प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब सीखते हैं अपन, तो इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जिस सेल का अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लेना, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोध। तो जिस सेल का अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, उस सेल को अपन यहां लगा देते हैं। ये बेटा वो सेल है जिसका अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इसका ईएमएफ कितना है, ई। हम कैसे कनेक्शन करते हैं, डायग्राम में दिखाया ऐसे कनेक्शन करते हैं, पूरा हम समझा सकते हैं इसको। और इस ई के पैरेलल में समांतर में एक रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा होता है, एक की जुड़ी हुई होती है। ठीक है बात। रेजिस्टेंस बॉक्स की कहानी मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स एक प्रतिरोध बॉक्स होता है, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ये अपने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी काम में आया था, मीटर ब्रिज में भी काम में आया था। इसका रोल ये होता है, इससे हम मन में आए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, और इससे हम जो रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू अपने को पता होती है। तो आर भी एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जिससे हम कोई भी वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखना, जो वैल्यू अप्लाई करते हैं उस वैल्यू की हमको नॉलेज पहले से होती है। 1 ओम निकाला, 2 ओम लगाया, 3 ओम लगाया, 4 ओम लगाया, 5 ओम लगाया, कितना लगाया हमको पहले पता होता है। ठीक, ये आप दो कुंजी लगी हुई है, दो स्विच लगे हुए हैं, उसको लिख दिया की 1 K1, ये की नंबर 2 इसको लिख दिया K2। ठीक, की का रोल क्या होता है वो समझ। करना क्या है, करना ये है इस सेल का छोटा r हमको निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमको आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक, अब आगे समझते कैसे निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप समझना है K1 और K2 की का रोल क्या है। ये जो K1 की है, इस K1 की का रोल क्या है, इस की को जब बंद करोगे तो इससे करंट आएगा, इसको खुला रखोगे तो करंट नहीं आएगा। ठीक, इस K2 वाली की का रोल क्या है, इस K2 वाली की का रोल ये है, वही जो उसका है, इसको जब बंद करोगे तो इससे करंट आएगा, खुला रखोगे तो इससे करंट नहीं आएगा। इसको जब बंद करोगे तो इससे करंट आएगा, खुला इससे करंट नहीं आएगा। इस चीज में आपको दो चीज देखनी थी, एक जो बताया वो और एक जो दिखाता हूं। जब इसको बंद किया तो इससे करंट कैसे आएगा, ऐसे। इससे करंट यहां से निकल कैसे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। बोले सांसद क्यों नहीं जाएगा ऊपर, अरे जनरल कंडीशन में तो इससे निकल के करंट ऊपर जाएगा, लेकिन वैसे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर तो अपन जीरो डिफ्लेक्शन ले लेते हैं, और जीरो डिफ्लेक्शन ले लेते हैं, ऊपर कोई करंट नहीं होता, तो इसका करंट कहां आएगा, नीचे ही आएगा, ऊपर से करंट नहीं जाएगा। जब तक जीरो डिफ्लेक्शन है तब की बात है, अदरवाइज तो सब जगह करंट जाएगा इसका। ध्यान रखना बात, इसका भी रूल उसका समझ में आ गया। और समझते हैं, अगर ये वाली की अपने पास में ओपन है, मतलब ऐसे खुली हुई है, इसका कोई अब तो इसका ये ऐसे एनर्जी दिख रही है, मतलब बंद नहीं है, तो अब ऐसे क्या है, ऐसा मतलब ये इस नीचे वाले चीज का कोई लिंक ही नहीं है, नीचे वाली चीज का होना नहीं होना कोई मतलब नहीं है, ये है तो भी मतलब नहीं है, नहीं होती तो भी मतलब नहीं है। क्यों, अरे क्योंकि ये बंद, ये खुली है ना, अगर ये बंद होती तब इधर करंट आता। अरे बस, तो अभी सब रोल नहीं है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम K1 को बंद करते हैं। सबसे पहले सोल्व करते हैं, सबसे पहले K1 को बंद करते हैं। देखो ध्यान देना, फर्स्ट वी क्लोज K1। सबसे पहले हम K1 को बंद करते हैं। ठीक, K1 को बंद कर दूं, देखो कर दिया, रोड लग गया, K1 बंद कर दिया, इससे करंट आएगा, इससे करंट आया। इसको बंद नहीं किया, लिखा गया मैंने, इसको बंद नहीं किया, इसको बंद नहीं किया, इसको मतलब नहीं है। केवल बंद करो, इसको हिलाओ और नल डिफ्लेक्शन फाइंड करो, शून्य विक्षेप ढूंढो। ठीक, ढूंढ लिया मान लो, और वो लेंथ आई L1, कितनी लेंथ आई L1।
K1 बंद करते हैं तो एक बात समझा ध्यान से, जब आप K1 बंद करोगे और ये भी खुली है, ठीक, तरीका और काम कैसे करते हैं आप, तो इसका रोल है क्या, इसका रोल नहीं है। अपन ने जीरो डिफ्लेक्शन ले लिया, तो जीरो डिफ्लेक्शन अपन ने ले लिया तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, अरे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर याद रखो बेटा, विभव मापी का सिद्धांत याद रखो। ये वीडियो भी आपको बहुत बार देखनी पड़ेगी समझने के लिए, हाँ समझना। सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल होता है जीरो डिफ्लेक्शन नीचे वाला इक्वल ऊपर वाला, E इक्वल एक्सएल, E इक्वल एक्सएल, E इक्वल एक्सएल। इसमें भी बढ़ेगा E इक्वल एक्सएल, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। E इक्वल एक्सएल बनेगा या नहीं बनेगा, E क्या है बताओ यहाँ पे, बताओ, ध्यान रखना। फर्स्ट वी क्लोज K1, हम K1 को बंद रखते हैं, K1 को बंद करते हैं। K2 क्या है, K2 ओपन है। अरे हिंदी में समझाएगा ना, हिंदी में ओपन क्लोज, K2 भी खुला है, K2 खुला है, K1 बंद है, और हम क्या मानते हैं, अब इसको हिला के बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं। अब मान लो इफ यदि बैलेंसिंग लेंथ YL1 संतुलन लंबाई कितनी आ गई बेटा अपनी, L1 आ गई, इसको हिलाया L1 आ गई, तो L1 आ गई तो नीचे वाला एक और नीचे वाला क्या है, E, इसका तो कोई नहीं है ना, खुला है ना ये, इसलिए तो E किसके इक्वल हो जाएगा, X L1। आई बात समझ में, अब समझ में आ गई, E इक्वल X L1। X क्या है यहाँ पे, X, अरे X क्या है, X वही है जो होता है विभव प्रवण का पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इस K2 को भी बंद कर देंगे, अब हम K2 को भी, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आफ्टर इट वी क्लोज K2, इसके बाद हम K2 को बंद करते हैं। यानी कहने का मतलब अब क्या है, अब K1 K2 दोनों क्लोज हैं, K1 K2 दोनों बंद हो गई हैं, दोनों बंद, उसको बंद करो, अच्छा हो गया बंद। देख इसको हिलाओ, वापस से नल डिफ्लेक्शन फाइंड करो, और वो कितना आएगा, जरूर L1 आएगा, जरूर नहीं L1 आएगा, हो सकता है L2 आ जाए, तो वो आ गया L2, कितना आ गया, L2 आ गया। इफ बैलेंसिंग लेंथ यदि संतुलन लंबाई कितनी है बेटा, L2 है, तो कंडीशन क्या बनेगी। अब ध्यान से समझना बात, जब आपने इसको बंद किया, जब आपने इसको बंद किया तो ये भी रोल में आ गया, ये भी इसके रोल में आ गया, और रोल में आ गया तो इस कंडीशन में इससे करंट आ रहा है, इससे क्या आ रहा है बेटा, करंट आ रहा है, वो करंट यही घूम रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि ये कितने पे है, ये नल डिफ्लेक्शन पे है, बैलेंसिंग लेंथ